हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स में एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन है हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक पर। इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, और इसमें एक क्वेश्चन और आगे थोड़ा सा ऐड है कि आपको मात्रक की परिभाषा भी देनी होगी। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, यहाँ पर हम फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। 2021 का सेट 2 कंप्लीट सॉल्व करा दिया है, केवल एमसीक्यूज को छोड़कर। तो अगर आपने नहीं देखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको देखना है इस सेट के, तो सभी के थंबनेल पर हर एक टॉपिक को लिखा गया है कि किस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बताया है। जिसको भी आपको देखना है जिस टॉपिक के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही ये वाला जो सेट चल रहा है वो है हमारा 2022 का सेट 7। ये सेट 7 चल रहा है। इसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहां पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर 2021 का वहाँ पर शेयर कर दी है पीडीएफ, तो वहाँ पर आप आराम से अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाके डेप्थ स्टडी को। फिलहाल इस क्लास में आज का जो अगला क्वेश्चन है सेट 7 का, वो होगा अन्योन प्रेरण गुणांक पर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं 2021 के सेट 2 में, तो ज़्यादा पूरा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। कमेंट करके बताइएगा कि किस किसने वो वीडियो देखी है। वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में आपको अंतर लिखना था। तो हमने वहां पर दोनों के बारे में डिटेल में जाना था कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, और अन्योन प्रेरण क्या होता है, इसका मात्रक क्या है। इवन यहाँ पर हमने इसकी विमा भी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कराने से कोई भी लाभ नहीं है। तो हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन ऐड है आगे उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने उस क्लास में अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में बताया था, इसमें आपको इसके आंसर में उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख देना है कि अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। आप उसका मात्रक लिख दीजिए, विमा अगर याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब मात्रक की आपको परिभाषा लिखनी होगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में नहीं पता है, तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। सबसे पहले देखिए अन्योन प्रेरण के बारे में समझेंगे। अन्योन प्रेरक, जब यहाँ पर मात्रक जब निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, जो फॉर्मूला बनता है। अन्योन प्रेरण क्या होता है, देखिए जब भी दो कुंडलियां होती हैं तो उनके बीच कराया जाता है। सबसे पहला अंतर दोनों में यही होता है कि स्वप्रेरण जो होता है वो एक कुंडली के बीच होता है, और जो अन्योन प्रेरण होता है वो दो कुंडलियों में होता है। इसी तरीके से होता है विद्युत फ्लक्स, धारा उत्पन्न होती है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और बहुत अच्छी तरीके से याद भी कराया। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें जाके, और आपको हम बिना रटवाए भी याद। सबसे पहले यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में जानने से पहले हम समझेंगे कि अन्योन प्रेरण होता क्या है। तो भाई सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अन्योन प्रेरण जो होता है वो दो कुंडलियों के बीच होता है। यानी कि जब भी ये घटना घटेगी तो कितनी कुंडलियां होंगी, भाई दो कुंडलियां होंगी। इसी जगह पे अगर स्वप्रेरण होता है तो वहां पर एक कुंडली का यूज होता है। ये बात आप याद रखिए। मेन जो अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर दोनों में यही होता है कि स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन प्रेरण में दूसरी दो कुंडलियां होती है। क्या होता है, एक कुंडली में धारा बहती है तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। यही अन्योन प्रेरण होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भाई होता है N2 φ2 समानुपाती होता है यहाँ पर I1 के। अगर बात करेंगे केवल स्व की, देखिए यहाँ पर हम आपको कंपेयर करके याद करा रहे हैं ताकि आपको जब आप याद करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब स्व होता है तो उसमें क्या होता है, स्व वाले में भाई होता है N समानुपाती I। हमने आपको याद भी कराया था क्या होता है N समानुपाती I। क्या होता है N समानुपाती I के होता है। ये क्या होता है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यहाँ पर क्या होगा, समानुपाती हटाते हैं, आपको पता है नियतांक लगाते हैं। तो भाई हमने N ऐसे रहने दिए, समानुपाती हटाया, क्या लगाया बराबर। इसकी जगह क्या लगाते हैं, L लगाते हैं, L I, बाकी सब सेम है। बस समानुपाती को हमने हटाया और क्या लगाया, एक नियतांक लगाया जिसका नाम क्या है L। L ही भाई, L को ही हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। बस सेम यहाँ पर ये भी किया है। यहाँ पर भाई दो कुंडलियां हैं तो भाई हमने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। 1 और 2 क्या दिखा रहा है, 1 का मतलब है पहली कुंडली की बात करी गई है, 2 का मतलब है दूसरी कुंडली की बात करी गई है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, N2 φ2 समानुपाती हो जाता है
I1 के। क्या होता है, N2 समानुपाती I1 के। किसकी बात कर रहे हैं हम, अन्योन प्रेरण गुणांक की। यहाँ पर से भी हमारा समानुपाती हटेगा और क्या लगेगा, बराबर लगेगा। और क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। और नियतांक हमने यहाँ पर क्या लगाया है, m लगाया है। और m क्या है, यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो समझ में आपको आ गया कि ऐसी घटना में क्या होता है, दो कुंडलियों का यूज करते हैं। एक कुंडली में धारा का प्रवाह होता है और दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फॉर्मूला ये बन जाता है N2 समानुपाती I के I1। और जब भी समानुपाती का निशान, देखिए जब भी समानुपाती का निशान कहीं पर भी लगेगा फिजिक्स में, तो आपको उसको हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यानी कि नियतांक। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगाया है, m का मतलब क्या है, ये अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया, m अगर आप एक साइड में रखें तो I इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका हो जाएगा N2 अपॉन में I1। यही तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखिए आ जाएगा m बराबर N2 अपॉन में I1। हमने आपको ये तो बता दिया m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। भाई n क्या है, n यहाँ पर है फेरों की संख्या। अब कुंडली जब बनती है तो उसमें कई सारे फेरे लपेटे जाते हैं ना, कई सारे फेरे लपेटे जाएंगे तो तभी तो वो कुंडली कहलाएगी। तो n क्या है, फेरों की संख्या। और फाई क्या है, फाई यहाँ पर फ्लक्स की बात करी, 2 का मतलब है दूसरी, ठीक है, दूसरे कुंडली के फ्लक्स का परिवर्तन। और यहाँ पर N2 क्या है, दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या। I1 क्या, I मतलब होता है धारा, क्या होता है, धारा। और 1 का मतलब क्या है, ये पहली कुंडली की बात करी गई है, तो पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, m बराबर N2 अपॉन में I1। ये फॉर्मूला नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद कर रखने की, ये बस याद रखिए कि N5 समानुपाती होता है I के। स्वप्रेरण है तो यही रहेगा, अन्योन है तो भाई इधर 2 लगा दीजिए और इधर 1 लगा दीजिए बस। और अन्योन होता है तो हम कांस्टेंट m लगाते हैं, और स्व होता है तो हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं, l लगाते हैं। फिर आप इधर उधर करके फॉर्मूला तो बना ही लेते हैं। गुणे में होती है तो वो भाग में चली जाती है, और भाग में होगी तो वो गुणे में चली जाती है। इतना छोटी सी बेसिक सी चीज़ आपको तो पता ही होगी। अब हमारा जो फॉर्मूला है आया है, वो आया है N2 अपॉन में I1। थोड़ी देर के लिए हम ये फेरों की संख्या को हटाते थे, क्योंकि ये भी हमारे एक तरीके से कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको अभी अभी इसको हटा देते हैं। एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था जब हमने फैराडे के नियम पढ़ाए थे। फैराडे का नियम जो होता है, पहला वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, क्या होता है, E बराबर भाई होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। यही तो होता है। नहीं पता है तो जान लीजिए, जो फैराडे का पहला नियम होता है वो होता है E बराबर में माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। फाई क्या है यहाँ पर, फ्लक्स, और डेल्टा लगा यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। टी क्या है, समय, समय क्या है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है। ई क्या है, ई है भाई यहाँ पर विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फाई आ रहा है, यहाँ पर भी फाई है, तो इस वाले फाई की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे वैल्यू निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, यानी आ जाएगा ई डेल्टा टी। यही तो आएगा, ये देखिए यहाँ पर फिर से बताते हैं। फॉर्मूला बताया E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर E डेल्टा टी, ये मान आ जाएगा। तो इस फाई के मान को हम वहां पर m के मान में पुट कर देते हैं। तो m को बराबर क्या था, N2 हटा दीजिए भी, फाई 2 अपॉन में I1, यही तो था। फाई की जगह हटा दीजिए इस फाई को, और क्या रखना है आपको, E डेल्टा टी। ये यानी अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m बराबर E डेल्टा टी अपॉन में I1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अभी इसी की सहायता से मात्रक की परिभाषा लिखेंगे। अब मात्रक इसका क्या होता है, हमने बताया था स्वप्रेरण हो या अन्योन प्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी मात्रक होता है। यानी कि आपको मात्रक की परिभाषा लिखनी है। मात्रक का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको हेनरी की परिभाषा लिखनी है। तो हेनरी की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 हेनरी की परिभाषा लिखेंगे। 1 कब आएगा, जब इस वाले पूरे की वैल्यू 1 हो और नीचे वाले की वैल्यू भी 1 हो, तभी तो m की वैल्यू 1 होगी। और m की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, मात्रक क्या आ जाएगा, 1 हेनरी। तो आपको क्या करना है कि जब विद्युत वाहक बल यानी कि E का मान 1 हो, समय यानी T का मान भी 1 हो, और I यानी धारा भी 1 हो, तब हमारा जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और इसका क्या हो जाएगा, 1 हेनरी होगा। मात्रक हमेशा जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं मात्रक लिखते हैं ना, तो मात्रक क्या आ जाएगा, 1
हेनरी, यानी m का मान क्या आ जाएगा 1 हेनरी। समझ में आया? तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, इसका मात्रक यानी हेनरी के बारे में लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम मात्रक की परिभाषा लिखेंगे, तो उसके बारे में बता देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने उस क्लास में नहीं बताया था। तो लिख दिया है हेनरी की परिभाषा। ये देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, पहले आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या, उसके बाद आगे का हम बता रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी हमने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, m बराबर में E डेल्टा T अपॉन में I, ये फॉर्मूला याद रखिए। और फॉर्मूला कैसे आया वो भी हमने आपको बता दिया है, जो अन्योन प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है वहीं से भाई इस फॉर्मूले को हमने बनाया है। डेल्टा T है, इसको चाहो तो नीचे पहुंचा दीजिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m बराबर में E अपॉन में I अपॉन में डेल्टा T, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ हमेशा ऊपर जाती है ना, तो वो वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम ही है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि E का मान 1 हो जाए, I का मान 1 हो जाए और T का भी मान 1 हो जाए। जब तीनों के मान 1 होंगे तो M का मान क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा। तो 1 हेनरी, यही इसके बारे में लिखना है। तो लिख दिया है कि जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा, भाई I का मान क्या होता है, I को क्या कहते हैं, धारा, और मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ पर मात्रक की बात चल रही है तो आपको हर जगह मात्रक ही लिखना पड़ेगा, धारा आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। ऐसे ही ई क्या था, विद्युत वाहक बल, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसे टी समय नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड लिखेंगे। तो मात्रक की बात चल रही है तो हम हर सारी चीजें क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। तो क्या लिखा कि प्राथमिक कुंडली में क्या हो, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से धारा परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो, तो दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, 1 हेनरी होगा। कैसे होगा, फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला क्या था, E अपॉन में I अपॉन में डेल्टा T, I1 था ना, तो देखिए E का मान 1 वोल्ट आ गया, I1 का मान 1 एम्पियर, मात्रक भी साथ में लिखिएगा वरना यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। और T का मान भी 1, तो ये देखिए T के मात्रक क्या होता है, सेकेंड, प्रति लगाया, प्रति का मतलब है इसके नीचे की बात करी गई है। तो और H क्या है, यहाँ पर हेनरी की बात करी गई, तो H को आप हेनरी, मतलब हेनरी को आप H सिंबल से दिखाते हैं। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे कि किस तरीके से आप केवल फॉर्मूले के बेस पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे हमने जब आपको एम्पियर की परिभाषा भी बताई थी ना, एम्पियर की परिभाषा कैसे बताई थी, ऐसे था F बराबर था 2 × 10⁻⁷ I², ये था ना। यहाँ से I का मान निकाल लीजिए, तो I का मान जब होगा तो ये इसके नीचे पहुँचेगा, यानी कि ये चीज़ हटके इसके नीचे आ जाएगी। अब एक एम्पियर की परिभाषा कैसे आएगी, जब F का मान इतना ही हो जाए, मतलब 2 × 10⁻⁷ जब ऊपर होगा और नीचे होगा, आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ना, आपको कुल मिलाकर 1 निकालना होता है। फॉर्मूले में ऐसा कुछ रखिए कि 1 आ जाए, तो 1 ही लाना था। वहां पर एम्पियर की बात थी तो वहां पर एम्पियर के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब यहाँ पर हेनरी की बात है तो हर जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया है, तो 1 की 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए आप किसी भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कब, जब आपको फॉर्मूले की नॉलेज होगी, फॉर्मूला पता होगा, आप न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे और किसी की डेफिनेशन भी लिख लेंगे, मात्रक भी लिख लेंगे, इवन आप उसका विमा भी निकाल सकते हैं। तो आई होप इस क्लास में आपको कुछ समझा पाए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास में इतना ही, जब अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। इस क्लास में इतने रखते, तब तक के लिए जय हिंद।